कई अरसों पहले मिस्र के ठीक बीचों बीच खड़ा था एक बहुत बड़ा महल। पूरे महल में मातम छाया हुआ था क्योंकि उनके बादशाह का दीदार चला गया था एक मर्ज के बाबत। हकीमों की पूरी कोशिश के बावजूद उनका दीदार नहीं लौटा। सब लोगों ने लगातार दुआएं की। कुछ दिनों के बाद एक जहाज ने बंदरगाह पर आसरा डाला और उसमें से डॉक्टर वजीर बाहर आए। उन्होंने वहां के लोगों से कहा कि वो तालाब पार के एक बादशाह के निजी हकीम हैं और वो मिस्र के बादशाह की सेहत की जांच के लिए राजी हैं। आपका मर्ज तो बहुत बुरा है लेकिन लाइलाज बिल्कुल नहीं है। ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। मैं इनका दीदार वापस ला सकता हूँ पर मुझे एक खास मरहम चाहिए होगा। मैं उस मरहम के लिए आपको जो भी चाहिए वो सब ला कर दूंगा, पर आपको मेरे अब्बा को दुरुस्त करना ही होगा। जिस मरहम की मुझे जरूरत है वो एक सुनहरे सिर वाली मछली के आंसू से बनेगी। तुम्हें वो मछली बड़े तालाब के आसपास मिलेगी। मैं यहाँ 100 दिन तक हूँ। अगर उस वक्त तक तुम मुझे वो मरहम लाकर दे देते हो तो मैं तुम्हारे अब्बा को शिफा कर सकता हूँ, पर अगर तुम वो मछली 100वें दिन तक नहीं ढूंढ पाए तो फिर मुझे तशरीफ ले जाना होगा बरखुरदार। शहजादा फौरन ही अपने आदमियों को लेकर निकल पड़ा। वो बड़ा तालाब महल से कोसों दूर था। शहजादा और उसके आदमी पूरी कोशिश में लगे रहे उस मछली को ढूंढने के लिए। महीनों गुजर गए पर वो मछली नहीं मिली। फिर 100वें दिन। अरे नहीं, दिन खत्म होने में तो सिर्फ 1 घंटा रह गया है। अगर मुझे मछली मिल भी गई तो भी मेरे महल पहुंचने तक तो डॉक्टर वजीर वहां से जा चुके होंगे। पर मैं हार नहीं मानूंगा। एक आखिरी बार मैं तालाब में डुबकी लगाऊंगा। और इस तरह उसने डुबकी लगाई। इस बार उसका नसीब अच्छा था और सुनहरे सिर वाली मछली मिल गई। उसने मछली को पानी से बाहर निकाला और उसे एक प्याले में डालकर रख दिया। पर जैसे ही वो अपने आदमी को बुलाकर वापस चलने की तैयारी करने ही वाला था, वो मछली को देखकर जरा भी हिल न पाया। वो मछली उसे रहमदिल आंखों से देख रही थी। डॉक्टर वजीर के चले जाने के बाद भी वो इस मछली को मार देंगे और इस पर तरह तरह की परख करेंगे। मैं ये नहीं कर सकता। मैं हर एक सजा को भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर अगर मैंने अपनी अम्मी अब्बा से कुछ सीखा है तो ये कि किसी भी मासूम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उसने मछली को पानी में वापस छोड़ दिया और महल की ओर निकल पड़ा। उसे पता था कि उसकी इस रहमदिली को लोग समझ नहीं पाएंगे। तुमने मछली को जाने दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसे तुरंत ही तहखाने में डाल दो। सब लोग जानते थे कि इस बादशाहत में अगर किसी को तहखाने में डाला जाए तो उसे न रिहा किया जाता है न वापस बुलाया जाता है। पर शहजादा हुक्म मानकर चुपचाप वहां से चला गया। उस रात बेगम चुपके से अपने बेटे से मिलने आई। मेरे बेटे, तुम्हारे अब्बा इस वक्त गुस्से में हैं। मुझे पता है एक बार शांत होने पर उन्हें अपने किए पर तौबा होगा। तुम्हें फौरन महल से निकलना होगा। मैंने तुम्हारे लिए सारे इंतजाम कर दिए हैं। लेकिन अम्मी, मुझे इल्म है कि मैं बादशाह के हुक्म की नाफरमानी कर रही हूँ, पर बादशाहत के पास इकलौते तुम ही हो। मुझे तुम्हारी हिफाजत करनी होगी। शहजादे को एक खुफिया रास्ते से ले जाया गया जो नदी की तरफ खुलता था। एक कश्ती पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रही थी। उसने उदास होकर अपनी अम्मी को अलविदा कहा और सफर पर चल पड़ा। पूरी रात सफर करने के बाद वो एक बंदरगाह पर आराम करने के लिए रुका। जैसे ही वो फल खरीदने के लिए एक दुकान के पास गया, एक अरबी उसके पास आया। जनाब, क्या आप यहाँ नए हैं? जी हाँ। आप कौन हैं? मैं एक गरीब आदमी हूँ, काम की तलाश में। क्या आपको एक गुलाम की जरूरत है? वैसे मैं तुम्हारा इस्तेमाल खेने के लिए कर सकता हूँ, पर
मैं तुम्हारा हर्जाना कैसे दूंगा? आप मुझे साल के अंत में कितना भी हर्जाना दे सकते हैं जनाब। शहजादा बहुत खुश था कि कोई तो साथ मिला इस लंबे सफर को काटने के लिए। उसने जरूरत का सारा सामान खरीद लिया और अपने अरबी हमराही के साथ वो सफर पर निकल पड़ा। काफी हफ्तों तक खेने के बाद वो एक बंदरगाह पर पहुंचे। वहां एक छोटा सा महल दिखाई दे रहा था। हमें यहीं रुक जाना चाहिए जनाब। हम आपके महल से काफी दूर आ चुके हैं और उम्र भर ऐसे ही तो खेते नहीं रह सकते हैं ना। हमें कहीं तो बस जाना होगा ताकि जरूरत के वक्त आपकी बादशाहत के लोग आपको वापस ढूंढ सकें। लगता है तुम्हें पूरा यकीन है। ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएंगे? बस ऐसे ही हुजूर। शहजादा और वो अरबी बंदरगाह पर उतरे और महल के आसपास घूमने लगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह थी। उन्हें आराम करने के लिए एक आरामगाह मिला जहां उन्होंने सराय वाले के साथ बातचीत करना शुरू किया। सराय वाले ने उन्हें बताया कि बादशाह अपनी खूबसूरत बेटी का निकाह करना चाहता था। वो शहजादी के हुनर के बारे में उन्हें बता रहा था। अरबी ने गौर फरमाया कि शहजादा उस शहजादी के बारे में सुनकर ही उसकी मोहब्बत में पड़ गया था। जनाब, आपको शहजादी से मिलना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। वो दरअसल ओ, रहने दो। मुझे यकीन है मेरे आका भी यही चाहते हैं। जनाब, आपको जाना ही चाहिए। तुम सही कह रहे हो। मैं कल ही वहां चला जाऊंगा। अगले दिन जैसे तय था, शहजादा पूरी हिम्मत के साथ महल में दाखिल हुआ। वो पूरी रियायत के साथ बादशाह के पास गया और आदाब किया। बादशाह सलामत, मैं यहाँ पर आया हूँ आपकी बेटी से निकाह करने के लिए। ऐसा क्या? ठीक है, मैं निकाह की तैयारियां करवाता हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। बादशाह सलामत, क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि मैं कौन हूँ? क्या फर्क पड़ता है? तुम वैसे भी शादी के बाद 12 बजने तक जिंदा कहाँ रहोगे? तुम्हें पता है ना? नहीं बादशाह सलामत, लगता है मैं किसी बहुत ही अहम खबर से बेखबर हूँ। बराए करम आप मुझे बताना चाहेंगे? खैर, तुम्हें बता दूं, मेरी बेटी की शादी अब तक 192 लोगों से हो चुकी है, पर कोई भी शादी के बाद 12 बजने तक जिंदा नहीं रह पाया। तुम चाहो तो इस राय पर और कुछ वक्त के लिए सोच सकते हो। शहजादे ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर बिना किसी झिझक के अगले दिन शादी की रस्म के लिए फिर से लौटने का वादा किया। फिलहाल उस आरामगाह में तुम पागल हो गए हो क्या? मेरे दोस्त, शहजादी जरूर किसी मुसीबत में है। उन पर यकीनन भूत चढ़ा है। मुझे उनकी मदद करनी होगी। मुझे पता था आप पीछे नहीं हटेंगे जनाब। हम उसका रूबरू मिलकर करेंगे। शादी की तैयारी बहुत ही गजब की थी। एक ओर पूरे महल को सजाया गया था और दूसरी ओर पिछवाड़े में शहजादे की कब्र खोदी जा रही थी। हर एक को यकीन था कि जरूर ये वो 193 वाला होगा जिसकी मौत आज रात होने वाली है। शादी के बाद घड़ी में 12 बजने ही वाले थे। शहजादा ठीक शहजादी के सामने ही बैठा था, एक बड़ी कुर्सी पर। शहजादी को इल्म ही नहीं था कि अरबी भी उसी कमरे में अलमारी में छुपा हुआ है। वो तैनात था बाहर लपककर अपने शहजादे को बचाने के लिए। घड़ी ने जोर से शोर मचाया। वक्त हो चुका था। धीरे से एक लंबा चमकीला सांप शहजादी के आस्तीन से बाहर निकला। वैसे तो शहजादा चढ़ाई के लिए तैयार था, लेकिन तभी अचानक कुछ हुआ। फौरन गाना शुरू हो गया। शहजादा देख सकता था कि सांप करीब आ रहा है, लेकिन वो और शहजादी कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। ये उस गाने की वजह से था। हर कोई उसे सुनकर बेसुध था, पर किसी तरह अरबी चौकन्ना था।
वो अलमारी से फौरन लपका और उसने सांप को गर्दन से पकड़ लिया। गाना उसी वक्त रुक गया और शहजादा और शहजादी उस बेसुधी से बाहर आ गए। अरबी ने फौरन ही सांप को एक लकड़ी के डब्बे में डालकर बंद कर दिया। रुको, तुम्हारे ऊपर गाने का असर आखिर क्यों नहीं हुआ? इससे क्या फर्क पड़ता है शहजादा, आप हिफाजत से हैं, बस यही जरूरी है। शहजादी के ऊपर से आफत उतर गई। शहजादा और शहजादी एक दूसरे को पाकर खुश हुए और गले लगाकर खूब रोए। और ये काफी नहीं था कि कुछ दिन बाद एक खबरी महल में आया। वो शहजादे से मिला और एक खुशखबरी दी। शहजादा, बादशाह सलामत का दीदार वापस आ गया है। बेगम ने उन्हें आपके जाने की खबर दी और बादशाह चाहते हैं कि आप और शहजादी वापस आएं। फौरन तैयारियां होने लगी। राजी खुशी शहजादी, शहजादा और उनका अरबी हमराही बादशाह को अलविदा कहकर चल पड़े। उनके पहुंचते ही मिस्र में खुशियां छा गई। कई दिनों तक वो जश्न चलता रहा, पर जल्द ही अरबी के जाने का वक्त हो गया था। पर क्यों? तुम यहाँ पर रुक सकते हो। मैंने तो तुम्हें कभी भी गुलाम नहीं समझा। तुम मेरे दोस्त हो। ये आपका बड़प्पन है जनाब, बिल्कुल वही हुनर जो मुझे आपके पास लेकर आया। मैं कुछ समझा नहीं। मछलियों की याददाश्त बहुत तेज होती है जनाब। मछलियों की? हाँ, मैं वही सुनहरे सिर वाला मछली हूँ जिसकी जान आपने बचाई थी। और अब जब आप अपनी बादशाहत में वापस आ चुके हैं, मुझे अपनी बादशाहत में जाना होगा। मैं हमेशा आपका दोस्त रहूंगा शहजादा। मैं आपकी हिफाजत के लिए हर पल आसपास रहूंगा। तुमने मुझे अपने घर वापस लौटने में बहुत मदद की, तो अब मैं तुम्हें कैसे अपने घर वापस लौटने से रोक सकता हूँ? शहजादे ने अपने दोस्त को गले लगाया और उसे ओझल होते हुए देखा। उसकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर मुस्कान थी। शहजादा अक्सर बड़े तालाब में जाता अपने दोस्त से मिलने। वो सुनहरे सिर वाली मछली से दोस्त बना रहा अपनी पूरी जिंदगी भर।